सीखे थे वो कौन से, ठीक है। पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने कौन से लॉ सीखे थे? लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये 4 रूल हमने सीखे थे, 1 2 3 और 4 रूल सीखे थे। बचे 6 रूल। ये 6 रूल आज हम इस पीरियड में सीखने वाले हैं, इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। चलेंगे हमारे रूल्स की ओर। देखते हैं सबसे पहला रूल आज के लेक्चर का। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है, एक इंपॉर्टेंट रूल है और इसको ध्यान में कैसे रखना है वो भी आप देखेंगे। अब जैसे आइडेंटिटी लॉ उसके नाम से ही जाना जाता है। आइडेंटिटी जब किसी ट्रूथ वैल्यू के साथ, ट्रू या फॉल्स वैल्यू के साथ, जिसको हम कॉन्ट्रडिक्शन भी कहेंगे या टोटोलॉजी भी कहेंगे। टोटोलॉजी मींस ऑल वैल्यूज आर ट्रू एंड कॉन्ट्रडिक्शन मींस ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, ठीक है। तो जब कोई स्टेटमेंट है P है या Q है या R है, वो P के साथ आता है या C के साथ आता है या Q के साथ आता है या फॉल्स के साथ आता है, तो उसकी वैल्यू आगे क्या आने वाली है, जबकि हमें एक कंप्लीट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू पता नहीं है। तो ऐसे लॉ को बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। वो लॉ कौन सा है, बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। P कंजंक्शन T और P कंजंक्शन C, P डिसजंक्शन T और P डिसजंक्शन C इक्विवेलेंस। देखिए क्या है। अब सबसे पहले देखेंगे P कंजंक्शन T, इधर उसको बोर्ड पे आपको लिखकर बताऊंगा P कंजंक्शन T इक्विवेलेंस। अब इसकी वैल्यू क्या है, जो एक कंपोनेंट स्टेटमेंट है, मान लो उसकी ट्रूथ वैल्यू तो P मींस टोटोलॉजी मींस ट्रू मान लेते हैं। अब ये जो P है, P की वैल्यू पता नहीं क्या है, हो सकती है ट्रू है या हो सकता है फॉल्स है। तो दोनों वैल्यू उसकी पुट अप करके देखेंगे राइट साइड क्या आती है। ट्रू ट्रू रखेंगे, ट्रू कंजंक्शन ट्रू ट्रू आएगी और फॉल्स कंजंक्शन ट्रू फॉल्स आएगी। तो किसकी वैल्यू आगे रिपीट हो रही है, आगे वैल्यू आ रही है P की, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी P। समझ में आ गया? इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे P कंजंक्शन ट्रू इज P और P कंजंक्शन टोटोलॉजी दैट इज P कंजंक्शन ट्रू इज इक्वल्स टू P। अब ये लिखेंगे P कंजंक्शन C, P कंजंक्शन C मींस कॉन्ट्रडिक्शन, फैलेसी भी हम उसको बोलेंगे। चलो मान लेते हैं इसकी वैल्यू फिर से दो, एक ट्रू है एक फॉल्स है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू रही तो रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, तो फॉल्स आएगा और फॉल्स कंजंक्शन ट्रू फिर भी फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल हमें पता है। इन कंजंक्शन if both the values are true at that time the result is true, in all other cases the result is false, means if one of the value is false then the result is false। समझ में आ रहा है क्या होगा। जो कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल है, कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या सिखाया हमने, क्या पता है कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल, अगर दोनों वैल्यू ट्रू रहेगी कंजंक्शन में तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा, दोनों में से एक भी फॉल्स रहेगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। और यहाँ पे P क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक तो वैल्यू ट्रू है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी तो ट्रू आएगा, मतलब P की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी तो फॉल्स कंजंक्शन ट्रू तो फॉल्स आएगा, मतलब जो भी वैल्यू P को हम दे रहे हैं वो वैल्यू आगे आ रही है। इसमें हमने आइडेंटिटी किसके आगे लेना है, आइडेंटिटी P के आगे लेना है। जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी किसके आगे आती है, C की, C मींस कॉन्ट्रडिक्शन फैलेसी, तो मैंने आगे उसको फॉल्स लिया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉल्स। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए P डिसजंक्शन T, इसको मिटा देते हैं। ये P डिसजंक्शन T इक्विवेलेंस टू, और ये देखेंगे P डिसजंक्शन C इक्विवेलेंस टू। अब देखिए P डिसजंक्शन T, डिसजंक्शन क्या कहता है, डिसजंक्शन कहता है इन डिसजंक्शन देयर इज एनी वन ऑफ द वैल्यू ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, if both are false at that time is false। मतलब कंजंक्शन के एकदम अपोजिट है डिसजंक्शन। कंजंक्शन कहता है एक भी फॉल्स रहेगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, और डिसजंक्शन कहता है एक भी ट्रू रहेगी तो रिजल्ट ट्रू रहेगा, और फिर सेम क्या है दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू पता नहीं क्या है, मान लो इसकी वैल्यू ट्रू मान लो या फॉल्स मान लो, एक एक वैल्यू रख कर देख लेते हैं। ट्रू, इसकी वैल्यू ट्रू रख दी है, ट्रू डिसजंक्शन ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू आएगा। इसकी वैल्यू फॉल्स रख दी, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, फिर भी ट्रू आएगा, क्योंकि वन ऑफ द रिजल्ट इज ट्रू देन द
तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। अब इसको देखेंगे, P डिसजंक्शन C, C मींस कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मींस फैलेसी, फैलेसी मींस ऑल फॉल्स, मतलब ये वैल्यू फॉल्स है जिस पर मैंने उंगली रखा हूं। अब P की वैल्यू क्या है पता नहीं, P की वैल्यू या फॉल्स रहेगी या तो ट्रू रहेगी, या ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी, दोनों में से एक रहेगी। तो मैं P की वैल्यू ट्रू रख दिया, ट्रू डिसजंक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मींस फैलेसी, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, फॉल्स सॉरी ट्रू और फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, फॉल्स आ गई, मतलब किसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपका यहाँ पर। ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, ट्रू क्योंकि डिसजंक्शन है, P की वैल्यू आगे आ रही है जो P को मैंने T वैल्यू दिया था, अब मैं P को दे रहा हूं फॉल्स, फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, तो फिर भी क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, मतलब जो वैल्यू P को असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू आगे रिपीट हो रही है, इसलिए मेरे को यहाँ पर आगे लिखना पड़ेगा P। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या सीखा हमने, P डिसजंक्शन P क्या है, T क्या आएगा, T आएगा, और P डिसजंक्शन C क्या आएगा, P आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फॉल्स लिखा हूं, आप यहाँ पर उसको C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर T लिखा हूं, आप उसको यहाँ पर इसके जगह पर टोटोलॉजी की जगह पर कैपिटल T भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मॉल t और स्मॉल c यूज किया है। स्मॉल t मींस टोटोलॉजी एंड स्मॉल c मींस कॉन्ट्रडिक्शन, उस हिसाब से मैंने उसको यहाँ पर मेंशन किया है। बच्चों ये लॉ है आइडेंटिटी का, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान में रखने के लिए हमको कंपोनेंट स्टेटमेंट के दो वैल्यू जो होते हैं ट्रू और फॉल्स, जिसको लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल कहते हैं ना, मतलब कोई भी स्टेटमेंट है तो एक तो ट्रू हो सकता है तो फॉल्स नहीं रहेगा, और फॉल्स होएगा तो ट्रू नहीं रहेगा। तो ये जो लॉ है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, तो इसी हिसाब से उनकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट अप कर देखना है और उसके राइट साइड में मिल जाएगी। अगला लॉ देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। सेट चैप्टर सीखा है 9th स्टैंडर्ड में, सेट चैप्टर में हमने डी मॉर्गन्स लॉ सीखे थे, बस वही लॉ यहाँ पर हमें रिपीट करना है। मैं आपको 9th स्टैंडर्ड याद दिला रहा हूँ, क्यों याद दिला रहा हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए हमने सीखा था A यूनियन B एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, याद करिए जब तक मैं लिखता हूँ A इंटरसेक्शन B इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, कैसे क्या करता था हमने, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट साइन A को भी जाएगा B को भी जाएगा, ध्यान है A डैश B डैश, और ये यूनियन का क्या बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा। उसी तरह यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट A को भी जाएगा B को भी जाएगा, A डैश B डैश, और इंटरसेक्शन का क्या बनेगा, यूनियन बनेगा। तो सेम रूल हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसी को भी कहा जाता था डी मॉर्गन्स लॉ, सेट चैप्टर 9th स्टैंडर्ड, डी मॉर्गन्स लॉ। तो सेम लॉ फॉर A एंड B, उसकी जगह पर यहाँ पर आएगा P एंड Q, इंटरसेक्शन की जगह पर आएगा कंजंक्शन, यूनियन की जगह पर आएगा डिसजंक्शन, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आएगा निगेशन। तो कैसा रहेगा, देख लीजिए, निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट P कंजंक्शन Q इक्विवेलेंस टू, सीखा है हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट जो सीखा है हमने प्रीवियस चैप्टर, वहां पर इसका ट्रुथ टेबल भी निकाला है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, ये वाला निगेशन P को भी देंगे और Q को भी देंगे, जैसे वहां पर कॉम्प्लीमेंट A को भी दिया और B को भी दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, निगेशन P और कंजंक्शन का अपोजिट डिसजंक्शन, निगेशन Q, हो गया डी मॉर्गन्स लॉ फॉर कंजंक्शन। इसको हमने निगेशन और कंजंक्शन भी बोला था, याद कीजिए। अगला डी मॉर्गन्स लॉ फॉर डिसजंक्शन, निगेशन और डिसजंक्शन भी कहा था उसको, पता है। देखिए निगेशन इसको और इसको दे दीजिए P और Q को, निगेशन P और निगेशन Q, और डिसजंक्शन का उल्टा बनाइए कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन कहिए या डी मॉर्गन्स लॉ फॉर डिसजंक्शन कहिए। ये सेकंड लॉ मतलब कल अगर 4 हो गए तो 5 और 6 लॉ तो हो गए, अभी बचे 4, ठीक है। अगले लॉ तरफ जाएंगे, इसका बेसिक समझ में आया 9th स्टैंडर्ड, याद से लिखिए, यहाँ पर लिखता हूँ मैं आपके लिए 9th स्टैंडर्ड में सेट चैप्टर जो सीखा है हमने, सेट चैप्टर में डी मॉर्गन्स लॉ हमने ये यूज किया है। चलो आगे जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट कंडीशनल लॉ। सीखा है
कंडीशनल की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है, ट्रूथ टेबल निकालकर जो हमने सीखा है वही डी मॉर्गन कंडीशनल लॉ कहलाएगा। तो P implies Q को कंडीशनल लॉ कहेंगे, P implies Q की इक्विवेलेंस वैल्यू। कैसे ध्यान में रखने को कहा था मैंने आपको, मैंने बोला था इंप्लीकेशन सबसे पहले कंसेप्ट सीखी है हमने, या इंप्लीकेशन का नेगेशन सबसे पहले सीखा है। तो इंप्लीकेशन सबसे पहले सीखा है। अब इंप्लीकेशन अगर सीखा है तो मेरे को इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जब निकालना है तो फर्स्ट कंसेप्ट की इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, इसलिए फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट को मेरे को नेगेशन देना, दे दिया नेगेशन भी। ये ट्रिक्स है ध्यान रखने के लिए। कंडीशनल का साइन उड़ा दो, अगर फर्स्ट को नेगेशन दिया तो सेकंड कनेक्टिव बीच में डाल दो। सेकंड कनेक्टिव सीक्वेंस से कौन सा आता है, डिसजंक्शन हो गया। P implies Q is equivalent to negation P disjunction Q, इसको कहेंगे कंडीशनल लॉ। ये माजरा क्या समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ P implies Q की वैल्यू, और मैं आपको बता रहा हूँ P implies Q की negation की वैल्यू, दोनों चीजें अलग है। P implies Q पहले सीखा है हमने ये चैप्टर में सीक्वेंसली टॉपिक में, या P implies Q का negation पहले सीखा है, ये पहले सीखा है। अगर ये पहले सीखा है तो इसकी इक्विवेलेंस वैल्यू निकालते समय P को नेगेशन दीजिए पहले को, और ये बाद में सीखा है। इंप्लीकेशन का नेगेशन बाद में आता है, बाद में आता है मतलब सेकंड टाइम आता है, सेकंड टाइम आता है मतलब सेकंड को नेगेशन दीजिए, नेगेशन क्यों समझ में आ रहा है? अब इसका आगे कैसे ध्यान में रखना है, अगर फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट को नेगेशन दिया तो सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है, लेकिन दोनों के बीच इसके जगह पर क्या डालना है, अगर नेगेशन पहले को दिया तो दूसरा कनेक्टिव डिसजंक्शन देख लीजिए, और नेगेशन दूसरे को दिया तो पहला कनेक्टिव, लेकिन पहले को फिर से एज इट इज लिखना है जैसा कि ऊपर हमने लिखा था। यहाँ पर नेगेशन किसको दिया, सेकंड को, तो मैं सेकंड को नेगेशन दिया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैसे ही रखा, कॉम्प्लीमेंट कंडीशनल को उड़ा दिया और सेकंड को नेगेशन दिया, इसलिए पहला कनेक्टिव दोनों के बीच डाल दिया। ये है कंडीशनल की इक्विवेलेंट वैल्यू और कंडीशनल के नेगेशन की इक्विवेलेंट वैल्यू। तो कंडीशनल लॉ इसको कहलाएंगे, ये कंडीशनल लॉ नहीं है, ये नेगेशन ऑफ द कंडीशनल है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई P implies Q इक्विवेलेंस टू नेगेशन P डिसजंक्शन Q। याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे तो जो प्रूफ है, प्रूफ में हम उसको यूज कर सकेंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आएगा बाय कंडीशनल लॉ, इसको मिटा देता हूं। 4 बाय कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ, इंप्लीकेशन, बाय कंडीशनल लॉ, डबल इंप्लीकेशन की इक्विवेलेंट वैल्यू फिर से निकालना है, तो क्या आएगी देखेंगे, P बाय कंडीशनल Q इक्विवेलेंस टू, तो P बाय कंडीशनल Q का भी हमने एक ट्रूथ टेबल निकाला था, जिसमें हमने उसकी ये वैल्यू जो कॉलम में बिलोंग करती है वहां की ट्रूथ वैल्यू कंप्लीटली, उसके जो राइट साइड है उसके कंप्लीटली ट्रूथ वैल्यू की इक्विवेलेंट आ रही थी। तो इस सबसे पहले इसके ध्यान में कैसे रखने को बोला था, इंप्लीकेशन का मतलब क्या है, सिंगल इंप्लीकेशन P implies Q only, बट यहाँ पर P to Q and Q to P डबल आ रहा है, इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, P implies Q and Q implies P, तो लिखते समय वैसे ही लिखेंगे, P implies Q and Q implies P, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू ये हो गई। अब इसको मोर करेक्टली इसी फॉर्म में लिखना है, तो इंप्लीकेशन की वैल्यू हमें पता है क्या है, तो उसी फॉर्म में उसको लिख देता हूं, P implies Q। फर्स्ट कंसेप्ट सीख लिया हमने, इंप्लीकेशन पहले सीखा है, उसका नेगेशन बाद में सीखा है, तो पहले वाले को नेगेशन दे दीजिए, नेगेशन P, दूसरा कनेक्टिव एज इट इज लिख लीजिए। नेगेशन अगर पहले को दिया तो सीक्वेंस में कौन सा कनेक्टिव आता है, कंजंक्शन डिसजंक्शन, सेकंड कनेक्शन और सेकंड कनेक्टिव बाद में आता है, इसके बीच में दीजिए ब्रैकेट एज इट इज, कंजंक्शन एज इट इज, ओके। फिर यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू निकालो वैसे इसकी भी वैल्यू निकालो, इंप्लीकेशन है लेकिन Q फर्स्ट है P बाद में, तो सबसे पहले Q को नेगेशन देना पड़ेगा फर्स्ट वाले को, सेकंड को एज इट इज रख दो, बराबर समझ में आ रहा है, ऊपर वाली कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सेकंड को एज इट इज रख दो। अब पहले को कनेक्टिव दिया, नेगेशन सॉरी कनेक्टिव दे दिया, नेगेशन दिया पहले को, तो कंडीशनल उड़ा दो और दोनों के बीच कौन सा कनेक्टिव डाल दो, जो सीक्वेंसली सेकंड आता है, सेकंड वाला एक डाल दो क्योंकि पहले को नेगेशन दिया, पहले को नेगेशन सेकंड कनेक्टिव बीच में, सेकंड को नेगेशन पहला कनेक्टिव बीच में। इस सेंटेंस को ध्यान में रखना है, यहाँ पर आएगा डिसजंक्शन, ठीक है। सेकंड कनेक्टिव सॉरी पहला कनेक्टिव कंजंक्शन है, दूसरा कनेक्टिव डिसजंक्शन है, सीक्वेंस है, तीसरा कनेक्टिव नेगेशन है, चौथा कंडीशनल और पांचवा बाय कंडीशनल। इसी
हिसाब से हम ये बाय कंडीशनल लॉ ध्यान में रख सकते हैं। समझ में आ गया? ये आ गया बाय कंडीशनल लॉ। लेफ्ट साइड से राइट साइड ये और ये दोनों भी लिखना आनी चाहिए और राइट साइड से लेफ्ट साइड भी लिखना आनी चाहिए, जिससे हम प्रूफ में यूज कर सकते हैं। तो कितने लॉ हो गए आज के इस पीरियड में? 4 लॉ हो गए। अभी जो बचे हैं तो मैंने उसे जानबूझकर एंड में रखा हूँ। क्यों एंड में रखा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अभी जो ये जो 2 लॉ मैं लिखने जा रहा हूँ, एक है एडॉप्टेड लॉ जो आपके लिस्ट में फर्स्ट वाला है, और जो दूसरा है एब्सॉर्प्शन लॉ, शायद थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट कोई तो ऐसे है नीचे से। तो ये लॉ मैक्सिमम उनका यूज ही नहीं होता है, मिनिमम कहीं तो रेयर प्रॉब्लम में उनका यूज होता है, और कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इंपॉर्टेंस उनका है ही नहीं। इंपॉर्टेंस हाई नहीं इसका मतलब हम उनको निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, लेना तो जरूरी है, इसलिए मैं उनको एंडिंग में रखा हूँ। तो फिर पहले देखेंगे एडॉप्टेड लॉ 5 नंबर, कौन सा? एडॉप्टेड, ADEMPOTENT, एडॉप्टेड लॉ। एडॉप्टेड लॉ वेरी इजी। क्या बोलता है? P का कंजंक्शन P के साथ लो तो P ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और Q का कंजंक्शन सॉरी अभी कंजंक्शन वाली Q वाली नहीं, डिसजंक्शन वाली बात करना है। P का डिसजंक्शन P के साथ लो तो P ही आएगा। मतलब क्या? यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट लिया है? P, और फिर से क्यों नहीं लिया है? P लिया है। मतलब ये अगर ट्रू रहेगा तो ये भी ट्रू रहेगा, और ट्रू कंजंक्शन ट्रू, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। मतलब ट्रू मतलब P की वैल्यू क्या आएगी, इसलिए P। सिमिलरली P डिसजंक्शन P की वैल्यू क्या है? मान लो फॉल्स है, यहाँ पर इसकी भी फॉल्स रहेगी, और फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स। दो टेबल सीखे शुरू में, एक कंजंक्शन और एक डिसजंक्शन का। कंजंक्शन क्या कहता है? कंजंक्शन कहता है इफ बोथ आर ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, इफ वन ऑफ देम इज फॉल्स देन द रिजल्ट इज फॉल्स। और डिसजंक्शन क्या कहता है? इफ बोथ आर ट्रू sorry if one of the result is true then the result is true, if both are false at that time of false, at that time the result is false। मतलब इन शॉर्ट अगर कंजंक्शन का कोई ट्रूथ टेबल है तो वहां पर दोनों वैल्यू